गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 4 में आ गए हैं। मैं फिर से ये बात बता देता हूँ कि ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल होगा। जो बच्चे क्लास 12 बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे जेई मेंस और नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक क्विक शॉट हो सकता है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कूलॉम्स लॉ के बारे में कि दो चार्जेस अगर आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे एफ, और उस फोर्स का जो वैल्यू होगा के Q1 Q2/r² होगा। और ये जो के है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है, एयर में होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ऑल्सो इसको हम लोग 1/4πε0 बोलते हैं। इसको हम लोग एप्साइलन बोलते हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे एयर का डिनोट कर रहे हैं इसको, इसलिए नॉट लगाते हैं, एप्साइलन नॉट। तो फिर जो हमारा जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस मीडियम में रखा हुआ है। क्योंकि ये जो के का वैल्यू है ये एयर में होता है अपना 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके, एयर में ये वैल्यू है। लेकिन वाटर में कितना होगा ये तो हमें नहीं पता ना। पहले हम लोग देखते हैं वाटर में ऐसा होता क्या है कि के का वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, सो वाटर में क्या होगा कि ये जो चार्ज होगा, मान लो इसको प्लस या माइनस जो भी मान लेते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करेगा, पोलराइज कर देगा। वाटर को मॉलिक्यूल को क्या करेगा कि ये जो प्लस चार्ज है वाटर के मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो वो रिपेल करेगा, यू कैन से। तो वो उससे दूर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर जो निगेटिव चार्ज है उसके नज़दीक आएगा। तो एक यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये पोलराइड बन जाएगा निगेटिव वाटर के मॉलिक्यूल का। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, ऐसा ऐसा बन जाएगा एक तरह से, ऐसा ऐसा। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो जैसे मान लो ये निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव इधर पॉजिटिव। सिमिलरली इधर ये निगेटिव इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो क्या होगा कि ये जो अब चार्ज ये Q2 है वो क्या करेगा, इधर में जो तो इसमें जो ये जो निगेटिव चार्ज है वो तो इसको अट्रैक्ट करेगा, और लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज है इधर के जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तो रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों पोलराइड हो गया है ना। तो इसलिए ये है ना, ये जो चार्ज है ये Q2, वो Q2 पे कम फोर्स लगाएगा। सिमिलरली Q1 भी है ना, Q2 पे है ना कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो पोलराइड हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है। तो इसका जो एप्साइलन होगा, जो ये एप्साइलन ऑफ वाटर मतलब परमिटिविटी ऑफ जो वाटर होगा, ये एयर के या वैक्यूम के परमिटिविटी से बड़ा ही होगा। क्यों? हम लोग यहाँ पे देखते थे कि एयर में क्या होता था कि यहाँ पे जो एयर का जो मॉलिक्यूल्स होता था वो तो पोलराइज होता नहीं था। तो जो फोर्स के Q1 × Q2/r² होता था वो ज़्यादा लगता था इन कंपेरिजन टू वाटर। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइज हो जा रहा है, मतलब कि ये जो निगेटिव चार्ज है इधर के पॉजिटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट कर रहा है बट निगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे सम इंट्रैक्शन के मतलब इंट्रैक्शन हो रहा है ना इनके बीच में, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज से यहाँ के निगेटिव चार्ज में और पॉजिटिव चार्ज में। क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो गया है, क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है मान लो, तो ये क्या करेगा वाटर के मॉलिक्यूल को उसके निगेटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो निगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो इस कारण से जो हमारा फोर्स का वैल्यू होता था K Q1 Q2/r², तो ये जो के होगा वाटर का, ये एयर के एयर में जो के होता था उसका वैल्यू ये होता था, एयर इससे छोटा हो जाएगा। और के क्या होता है अपना 1/4πε। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे के अगर
अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। और अपना के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये तो ये जो के का वैल्यू है, ये तो एप्सिलॉन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये घटेगा तो ये तो बढ़ेगा ना। तो ये जो एप्सिलॉन होगा वाटर का या फिर किसी भी मीडियम का, वो एयर या वैक्यूम के एप्सिलॉन से बड़ा ही होगा हमेशा। तो ये जो वाटर का एप्सिलॉन है या फिर मीडियम का एप्सिलॉन है, ये एयर या वैक्यूम के एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब नाउ हम एक नया टर्म देखेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का और परमिटिविटी ऑफ एयर का। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कुछ जान लें। ये रेशियो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम के। ओके, तो सबसे पहले ये तो एक यूनिटलेस होगा, और ये इसको डायमेंशनलेस भी कह सकते हैं। सबसे पहला बात तो ये यूनिटलेस भी होगा और डायमेंशनलेस भी होगा। ये सिंपली जस्ट एक रेशियो है, आप ये कह सकते हो। ऑल्सो आप ये कह सकते हो कि ये जो एप्सिलॉन आर है, मतलब जो रिलेटिव परमिटिविटी है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सो क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ही बड़ा है। ये 1 तब होगा जब आपका मीडियम भी एयर हो जाए, ठीक है ना। ये जो मीडियम है आपका, वो भी एयर हो जाए, तो दोनों का रेशियो तो सेम हो गया, तो 1 हो जाएगा। इसलिए जो वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये हमें ध्यान में रखना है। ऑल्सो हम लोग ये जान लेंगे कि ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू है ना, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू है, ये आपका मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम आपका आसानी से कैन इसको कह सकते हो, अगर वो इजीली पोलराइज हो जाएगा, इजीली आसानी से पोलराइज हो जाएगा, तो इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मीडियम विच कैन बी इजीली पोलराइज्ड, देन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन विल बी मोर। ऑल्सो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो वाटर का जो एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, वो आपके एयर से, यू कैन से लाइक, इस अगर मीडियम हमारा वाटर होगा तो हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो 81 होगा। इसका मतलब ये है कि वाटर का जो परमिटिविटी है वो एयर से 81 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, फोर्स का फॉर्मूला हमने ये देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R²। इसका मतलब ये है कि जो वाटर का, अगर वाटर मीडियम होगा उसमें अगर दो चार्जेज है, तो जो उसमें जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पे चार्ज के, वो 81 1/81 टाइम्स होगा देन द एयर, अगर चार्जेस आपके एयर में है तो। इसलिए हमारा जो एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये हमें बताता है कि जो मीडियम है जिसमें हम चार्जेस रखे हुए हैं, वो एयर से कितना ज़्यादा गुना उसमें फोर्स लगेगा या फिर इतना कम लगेगा। मोस्टली सबसे ज़्यादा फोर्स तो हमारा एयर या वैक्यूम में ही लगेगा, ठीक है ना। ये जो वाटर का ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 81 है, तो इसमें 81 टाइम्स लेस लगेगा एयर से, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना, ये काफ़ी आसानी से पोलराइज हो सकते हैं बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, एक सेकेंड, वो होती है इन्फिनिटी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जितने भी फॉर्मूले लिखे उन सबको एक जगह पे लिख लेंगे। तो हमने ऊपर लिखा था कि ये जो एफ होता है, ये K', Q1 Q2 अपन R²। K' मतलब हमने लिखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R²। और हमने ऊपर ये भी लिखा था कि जो हमारा एप्सिलॉन आर है
वो एप्साइलन अपन एप्साइलन नॉट होता है। तो हम लोग एप्साइलन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट। तो हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हमारा ऐसे हो गया, 1/4 पाई, इसको खींच लेते हैं ऐसे, 4 पाई। एप्साइलन को हम लोग लिख सकते हैं एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट, और बाकी Q1 Q2 1r² तो है ही। तो हमारा फाइनली फोर्स का क्या फॉर्मूला आ गया, Q1, 1 सेकेंड, 1/4 पाई एप्साइलन आर इंटू एप्साइलन नॉट, और ये Q1 इंटू Q2 अपन r²। और बाकी हम लोग जानते ही हैं कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन आर को ना हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के अलावा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये हम लोग पढ़ेंगे किस चैप्टर में, कैपेसिटर चैप्टर में। ओके, ऑल्सो लाइक इसीलिए टेंशन नहीं लेना है कि एप्सिलॉन आर का क्या वैल्यू होगा, क्योंकि हमारे ये फोर्स के फॉर्मूला में आ रहा है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, इसलिए इसके लिए कोई टेंशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। और हम लोग आगे देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि ये फोर्स क्यों कम हो गया मीडियम के अंदर जो दो चार्जेस रखे हुए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे समझा दूंगा, या फिर अभी तक में आपको जो भी समझ में नहीं आया है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाने का कोशिश करूँगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बात कि जैसे क्वेश्चन में अगर मीडियम दिया हो तो उसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया होगा, ठीक है। अगर कोई मीडियम नहीं दिया हो तो हम लोग मान के चलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कि वो एयर में है या फिर वैक्यूम में है। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे कूलम्ब्स लॉ पे, उसके बाद हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है ये कि अगर एक 2 मिली कूलम चार्ज और एक -3 माइक्रो कूलम चार्ज, कितना मान लीजिए अगर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो नाउ हमने पढ़ा है कि जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है K टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपॉन r² होता है। तो एयर में यहाँ पे बाई डिफॉल्ट हम लोग एयर ही मानेंगे क्योंकि कोई मीडियम नहीं दे रखा। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और Q1 का जो वैल्यू है 2 मिली कूलम, दैट इज 2 × 10⁻³ कूलम। ऑल्सो माइनस जो सेकेंड Q2 है -3 माइक्रो कूलम है, तो जो माइक्रो होता है 10⁻⁻6 होता है कूलम। ओके, नाउ इसके नीचे r² है, तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग 0.1 मीटर ले सकते हैं, मतलब हमेशा ऐसा यूनिट में लिखने पे फायदा में रहता है, ठीक है। तो 0.1 मीटर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस कूलम से ये कूलम इस कूलम स्क्वायर से घट जाएगा, ये जो मीटर स्क्वायर है इस मीटर स्क्वायर से घट जाएगा, और जो 10⁻³ -6 ये -9 हो जाएगा, ये हमारा 10⁻9 से कट जाएगा, जो हमारा बच जाता है अब 9 इंटू इधर हमारा 2 इंटू ये हमारा 3। ये माइनस यहाँ पे मैंने लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पढ़ा था ना। एंड नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे हमारा 0.1 का स्क्वायर है, तो ये 0.01 हो जाएगा, मतलब ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर नीचे वो लिख दो, सेम बात पड़ता है। इसका जो वैल्यू आ जाएगा करीब करीब 5400 न्यूटन आएगा।
तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था जो मैंने हटा दिया, वो यही शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 5400 न्यूटन। तो हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two charged particles flashed at a separation of 5 centimeter in air. Okay, so it is flashed at 5 centimeter distance, and we have not given the like what is the magnitude of the charge. So we have to find out the minimum electrostatic force. So the formula of force is K times Q1 into Q2 upon R square, and we know the value of K, that is 9 into 10 to the power, in the air it is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Now what will you take, and also the distance between them is given, so we will take it as like in the meter. So 5 centimeter in the meter will become 0.05. Once again, okay. So now, so what is the value of Q1 and Q2? So if we want to like find the minimum electrostatic force, then this constant and the distance between them will remain constant. Then we have to take the minimum value of Q1 or Q2. So we have already studied that what could be the minimum value of Q1 and Q2 in the quantization of charge. Like there was one property of charge, like in that property it says that charge is quantized, and the possible minimum value, like we have said that if you want to like take some money from someone, like if you want, then he will give you 5 rupees, 10 rupees. He will not give you like in cash. Like now 50 paisa is not working. Okay, so he will give you like 15 rupees, 16 rupees. He will not give you 15 and a half. Okay, 15.5 rupees. Okay, then such, like in the quantization of charge, there is charge is quantized, we have learned. Here the concept came in the picture. So the minimum value of the charge which we can take for the minimum electrostatic force is 1.69 into 10 to the power minus 19 coulomb, and it should be like it would be equal, because so it will becomes q1 into q2 becomes a square. Okay, so now there is only calculation, you can do the calculation. Coulomb will cut from this and meter will be go from this, and after the unit will remain the Newton. So you should always write the Newton wherever you are writing the value, because it will become easy for you to get the final like the unit, even if you know the unit of force is always Newton. Okay, after this we will learn about the, तो अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो वो हमने केवल जो फोर्स हमने निकाला था या फिर जो डिराइव किया था कूलम्ब्स लॉ का से, तो उसमें हम लोग केवल मैग्नीट्यूड देखा था। यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मान लो एक चार्ज Q1 है, इसके कारण Q2 पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो फिर जो फोर्स लगेगा उसका वेक्टर फॉर्म में ऐसे फॉर्मूला होगा। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन इट वुड बी R कैप। ठीक है, सो जब ये जो Q1 Q2 दोनों
अगर मान लो कि सेम चार्ज लाइक पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर ये Q1 Q2 दोनों नेगेटिव होगा फिर भी अलोंग दी आर कैप लगेगा। ठीक है ना, लेकिन जब Q1 में एक मान लो निगेटिव हुआ और Q2 पॉजिटिव हुआ तो ये इन द डायरेक्शन निगेटिव टू आर कैप लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो चार्ज हम डालते हैं इसका वैल्यू जब डालते हैं तो ये हम लोग विथ मैग्नीट्यूड एंड विथ साइन डालते हैं, विथ साइन। ठीक है, तो अगर ये Q1 Q2 दोनों सेम चार्जेस हुए तो अलोंग दी आर कैप होगा। ठीक है, और हम लोग ये कैसे फिक्स करेंगे कि ये जो इसका जो टेल है, ये जो टेल है, इस जो वेक्टर का जो डायरेक्शन हमने दिया हुआ है, इसका टेल किधर रहेगा और इसका हेड किधर रहेगा। तो उसका टेल उधर रहेगा। सो एट द चार्ज, at the charge due to which ये जो फोर्स है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, इज टू बी फाउंड। ओके, और इसका जो हेड होगा वो वहां लगेगा एट द चार्ज ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है ना, तो अगर ये Q1 और Q2, ठीक है, ये Q1 Q2 सेम चार्ज हुए इन पे, तो हमारा जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स वेक्टर का साइन डाल देते हैं, वो अलोंग दी आर लगेगा। और अगर इन दोनों का जो चार्ज हुआ अपोजिट हुआ, मान लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये अलोंग दी आर कैप नहीं लगेगा, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ना इसको हम लोग खोल के देख लेते हैं फोर्स को। तो फोर्स को हमने लिखा था K टाइम्स Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका हमने डायरेक्शन आर कैप लिखा था। तो हम लोग आर कैप को ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, आर ये एक यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक सेकेंड, आर वेक्टर अपन आर, इसका मैग्नीट्यूड। सो नाउ द फाइनल फॉर्मूला of electrostatic force in the vector form will become K times Q1 into Q2 upon R cube in the R vector direction। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हुए या फिर निगेटिव निगेटिव हुए तो ये जो फोर्स लगेगा वो आर के डायरेक्शन में लगेगा अलोंग दी लाइन। ओके, एंड इफ ये अपोजिट चार्जेस हुए तो ये इस डायरेक्शन में अलोंग दी आर नहीं लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे हमारा कूलम्स लॉ खत्म होता है। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक ये जो वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्स लॉ, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको हेल्प होगा इसको समझने में। सो वी विल मीट सून, टिल, थैंक यू एंड टेक केयर।